कुशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थक, जिसके अंदर हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2019 से लेके अब तक भी का जितना करंट अफेयर का मैटर था तो वो सब हम इन लेसन्स के अंदर यहाँ पर कवर कर रहे हैं। एंड अब तक हम इस सीरीज़ के अंदर 10 लेसन यहाँ पर देख चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको 1 जनवरी 2019 से लेके 4 मार्च 2019 तक का जितना भी करंट अफेयर का मैटर था तो वो सब मैं वहाँ आपको बता चुका हूँ। तो उसी के आगे से यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर के अंदर भी ऐसे लेक्चर्स यहाँ पर मिलते रहे, आपका करंट अफेयर का पोर्शन, आपकी पॉलिटी, आपकी ज्योग्राफी, आपकी इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब आपके यहाँ पर कवर हो सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपका कोई भी जो वीडियो है यहाँ पर मिस नहीं हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है दिल्ली डिक्लेरेशन से रिलेटेड। तो दिल्ली के अंदर यहाँ पर हुआ क्या था, तो दिल्ली के अंदर यहाँ पर हुआ था इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ सिंपोजियम। तो हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर एक इंटरनेशनल समिट हुई थी, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या था कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी, पार्टिसिपेंट कंट्रीज़, उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स यहाँ पर आए थे, वेरी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रही थी। इसके अलावा जो बाकी के मेडिकल फील्ड के अंदर स्टेक होल्डर्स रहते हैं उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। एंड अपने अपने जो इनोवेशन है, जो मेडिकल के फील्ड के अंदर इनोवेशन है, इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजी आई है उनको यहाँ पर शोकेस किया गया था। जैसा कि इंडिया के अंदर बोला जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, मतलब अगर किसी के पास ऐसी काया है, ऐसी बॉडी है जिसके अंदर कोई भी रोग नहीं है, देन वो इंसान अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अचीव कर सकता है एंड देश के भी वो अच्छी तरीके से यहाँ पर काम आ सकता है। क्योंकि एक हेल्थी इंसान काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में यहाँ पर सोच सकता है, काम कर सकता है, लेकिन एक अनहेल्थी इंसान ओनली किस चीज़ के बारे में सोचेगा, एक अच्छी हेल्थ के बारे में वो सोचेगा। ठीक है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर दिल्ली के अंदर यहाँ पर ये इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ सिंपोजियम यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है मेडिकल से फील्ड से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी थी, जो भी इनोवेशंस थे, उन सबको यहाँ पर शोकेस किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इसरो से रिलेटेड। तो इसरो ने यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसरो के द्वारा ये प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर होगा क्या कि 9th क्लास के बच्चे को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा हर स्टेट से, एंड हर स्टेट से 3 बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे, कवरिंग CBSE, मतलब एक बच्चा CBSE का होगा, एक बच्चा ICSE बोर्ड का होगा, एंड एक बच्चा जो स्टेट सिलेबस होता है, स्टेट जो बोर्ड होती है वहाँ का होगा। एंड बेसिकली इन बच्चों को यहाँ पर क्या दी जाएगी, तो उनको बेसिक नॉलेज दी जाएगी यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पेस साइंस से रिलेटेड, एंड स्पेस की जो एप्लीकेशंस वगैरह होती है उनसे रिलेटेड इन बच्चों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। इससे बेसिकली होगा क्या, उन बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर हमें यहाँ पर डेवलप होगा। इसके अलावा उन बच्चों का यहाँ पर जो स्पेस है उस फील्ड के अंदर भी यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पेस के फील्ड के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर इंडिया काफ़ी ज़्यादा पीछे है। यहाँ पर हमारे हार्डली जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनको यहाँ पर नोबेल प्राइज़ वगैरह मिले हुए हैं। तो वही अभी से ही, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको उस लेवल से ही उनका इंटरेस्ट यहाँ पर पैदा करना, ताकि वो आगे जाके साइंटिस्ट बन सकें, कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप कर सकें, एंड ताकि वो देश के लिए भी काम आ सके एंड एक विश्व को भी एक वो नई राह यहाँ पर दिखा सकें। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम बाय इसरो। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास गूगल से रिलेटेड। तो गूगल ने यहाँ पर एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था बोलो। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये जो ऐप बोलो ये किसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था। फेसबुक, इन्फोसिस, ट्विटर, गूगल आपसे यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि गूगल इसका आंसर है। तो बेसिकली इसके द्वारा होगा क्या कि ये जो बच्चों की रीडिंग स्किल्स होती है हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर, उसको ये इंप्रूव करेगा। एंड जैसे कि लास्ट लेसन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एसआर रिपोर्ट निकलती है प्रथम NGO की, उसके अंदर बताया जाता है कि जो बच्चे इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस के अंदर पहुंच चुके हैं लेकिन अभी तक भी वो मैथ्स के जो बेसिक क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कर सकते, हिंदी एंड इंग्लिश की जो रीडिंग स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है उनकी, वो कोई भी एक पैरा भी ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर गूगल भी अपना कंट्रीब्यूट करते हुए गूगल ने यहाँ पर ये जो ऐप है ये लॉन्च किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास मनप्रीत सिंह जी से रिलेटेड। तो मनप्रीत सिंह जी को यहाँ पर डिक्लेयर्ड एज द प्लेयर ऑफ द ईयर बाय एशियन हॉकी फेडरेशन फॉर द ईयर 2018। तो इनको हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्मृति मंदाना जी को यहाँ पर अवार्ड मिला था, उनको डिक्लेयर किया गया था क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इसके अलावा विराट कोहली जी को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। तो 2018 के लिए इन सबको डिक्लेयर किया गया था, जिसकी न्यूज़ कहाँ पर आई है 2019 के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कोर्स के अंदर हम 2019 से यहाँ पर कवर कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम के अंदर 1 से 1.5 साल तक का जितना भी करंट अफेयर का मैटर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो 1 जनवरी 2019 से ही हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चुना गया था ये 2018 के लिए यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। तो हिमाचल प्रदेश ने भी बेसिकली क्या है कि मंकी को ऐसे वर्मिन स्पीसीज यहाँ पर घोषित कर दिया है। तो वर्मिन स्पीसीज क्या होती है? वर्मिन स्पीसीज मीन्स वाइल्ड एनिमल विच आर बिलीव टू बी हार्मफुल। तो ऐसे एनिमल्स वर्मिन स्पीसीज यहाँ पर कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्मफुल होता है। एंड अगर इनको वर्मिन स्पीसीज का यहाँ पर दर्जा मिल चुका है देन इसके अंदर होगा क्या, इनको हंट किया जा सकता है, इनको मारा जा सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, ठीक है। एंड जो भी चीज़ों को, जो भी स्पीसीज को यहाँ पर वर्मिन स्पीसीज मान लिया जाता है तो उनको यहाँ पर हंट किया जा सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। बाकी अगर आप उनको मारते हो देन जो भी हमारी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उनके तहत आपको यहाँ पर सजा मिल सकती है, ठीक है। तो जैसे कि देखा जाता है कि बंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्पात मचाते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर काट लेते हैं, बहुत सारे जो दुकान का सामान है वो उठा के ले जाते हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर मंकी को ऐसे वर्मिन स्पीसीज यहाँ पर डाला गया था, जिससे कि अगर किसी को यहाँ पर चोट पहुँचा रहे बंदर वगैरह तो उनको वहाँ पर वो मार सकते हैं, देन उनके ऊपर कोई भी केस यहाँ पर नहीं चलेगा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास 8 मार्च से रिलेटेड। तो 8 मार्च जैसे कि मैंने आपको बताया था डे बेस्ड थीम भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो 8 मार्च को यहाँ पर क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जो 2019 की जो थीम थी वो थी थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट एंड इनोवेशन फॉर चेंज। जैसे कि देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर भी एंड ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इनइक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा है मैन एंड वुमेन को लेके। मैन को जितनी सैलरी मिलती है उतनी वुमेन को नहीं मिलती है। एंड जैसा कि आपने एक जीडीपी का कॉन्सेप्ट भी देखा होगा कि अगर आप घर के अंदर कोई भी काम वाली बाई रखते हैं देन उसको आप सैलरी देते हैं, उस सैलरी से वो अपना घर चलाती है। देन वो अगर उसकी सैलरी अच्छी खासी होती है देन वो आगे इनकम टैक्स भी भरती है यहाँ पर, एंड वो एक फॉर्मल सेक्टर के अंदर यहाँ पर आ जाती है। लेकिन वही काम अगर किसी की पत्नी कर रही है, किसी की बहन कर रही है, देन उसको जीडीपी के अंदर यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। मतलब सेम काम करने के लिए अगर हम किसी को रखें बाहर से देन उनको तो हम सैलरी देंगे, लेकिन अगर घर का ही कोई मेंबर यहाँ पर काम करेगा देन उसको उसका कुछ भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे उसी थीम पर यहाँ पर बेस्ड था कि थिंक इक्वल, कि वुमेन एंड मैन के लिए यहाँ पर इक्वल यहाँ पर सोचा जाए। एक स्मार्टनेस वुमेन को यहाँ पर और ज़्यादा उनके अंदर डेवलप की जाए। जैसे कि इंडिया के अंदर देख सकते हैं कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर अटका हुआ है। पंचायत लेवल पे तो रिजर्वेशन मिलता है 33%, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसके अलावा लोकसभा है उनके अंदर यहाँ पर उनको रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं मिलता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो थीम थी वो यहाँ पर रखी गई थी कि थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट एंड इनोवेशन फॉर चेंज, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है एंड यहाँ पर इसकी थीम क्या थी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास एक्सरसाइज अल निगाह से रिलेटेड। तो एक्सरसाइज अल निगाह यहाँ पर किस किस के बीच में यहाँ पर कंडक्ट की जाती है? तो ये कंडक्ट की जाती है बिटवीन इंडिया एंड ओमान। तो इंडिया एंड ओमान के बीच में एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज अल निगाह थर्ड। तो थर्ड है मतलब इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड भी हुई थी। तो पहले मैं आपको बता दूँ तो एक्सरसाइज एम टू एनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। तो अगर कोई काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन यहाँ पर किया जाए तो उसके अंदर दोनों देश मिलकर यहाँ पर साथ काम कर सके, उसकी ये मॉक ड्रिल इन द सेंस इनको यहाँ पर बोला जाता है। एंड एक्सरसाइज लगभग 14 दिन तक यहाँ पर चलती है। एंड इसके अंदर जो भी वॉरफेयर वगैरह होते हैं, उनकी जो टेक्निक वगैरह होती हैं, जो भी एक्सपर्टीज़ वगैरह होती है वो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में यहाँ पर शेयर की जाती है। एंड 2019 के अंदर जो एक्सरसाइज अल निगाह थी इसका थर्ड जो पार्ट था वो यहाँ पर हुआ था। एंड जो पार्ट 1 था अल निगाह फर्स्ट, ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था? मस्कट ओमान के अंदर हुआ था 2015 के अंदर। एंड अल निगाह सेकंड कहाँ पर हुआ था? हिमाचल प्रदेश इंडिया के अंदर हुआ था 2017 के अंदर। मतलब हर 2 साल के अंदर ये एक्सरसाइज यहाँ पर होती है। तो नॉर्मली एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एक्सरसाइज अल निगाह इज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। एंड जो बड़े एग्जाम है यूपीएससी, एसएससी, जहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जहाँ पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा? स्टेटमेंट बेस्ड पे पूछा जाएगा कि इंडिया एंड ओमान के बीच में है, कितने दिन तक चलती है, फर्स्ट कहाँ पर हुई थी, बायलैटरल है, एनुअल है या बाई एनुअल है, कब कब होती है, लास्ट कहाँ पर हुई थी, फर्स्ट कहाँ पर हुई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास रोम से रिलेटेड। तो रोम ने यहाँ पर डिसाइड किया था टू ज्वाइन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना के बारे में आपने सुना होगा कि चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाईवेज, रोड्स, इसके अलावा रेल वगैरह, ट्रैक्स वगैरह यहाँ पर बना रहा है ताकि एक ट्रेड काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हो सके। लेकिन इंडिया उसका पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो पार्ट है वो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोला जाता है, जो पाकिस्तान ने हमसे यहाँ पर कब्जा रखा है, उसके द्वारा होका जाता है। अगर इंडिया उसका पार्ट बन जाएगा तो इंडिया अनऑफिशियली उसको यहाँ पर एक परमिशन दे देगा कि नहीं, हम इसको पाकिस्तान का पार्ट यहाँ पर मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ओरिजिनली वो यहाँ पर किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। तो उसी कड़ी को देखते हुए यहाँ पर रोम भी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना के, तो उसके अंदर यहाँ पर जुड़ चुका है। एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर अब तक पूछे जा चुके हैं। एंड इवन मेंस जो होता है जिसके अंदर ऐसे राइटिंग वगैरह होती है, फिर आपसे स्टेटमेंट जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके अंदर भी बीआरआई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं।
बेसिकली BRI वैसे तो अच्छा है, हम देखा जाए कि ट्रेड अच्छे से होगा, हम कहीं पर भी अपना सामान पहुंचा सकते हैं, ट्रेड फ्लोरिश होगा, GDP बढ़ेगी, एक वर्ल्ड ट्रेड यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन बेसिकली आप जैसे देखें कि ये सब जो काम हो रहा है वो चाइना करवा रहा है, तो यहाँ पर डिलीवरी तो होगी, हर कंट्री के अंदर सामान भी जाएगा, हर कंट्री के अंदर सर्विस भी जाएगी, लेकिन इसका मेजोरिटी फ़ायदा किसको रहेगा? चाइना को रहेगा। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे आप सामान मंगा रहे हैं, ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन आप किसी भी वेबसाइट से जो सामान मंगाए वो आएगा कहाँ से? इवन चाइना से ही आएगा, ठीक है। तो इन सबका जो मेन प्रॉफिट होगा वो किसको होगा? चाइना को ही होगा। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज इसको यहाँ पर अपोज करती हैं, एंड उसी को देखते हुए बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप्स भी बनते हैं, जैसे कि आपने एक सुना होगा ब्लू डॉट नेटवर्क जो बन रहा है, जिसके अंदर चाइना को टैकल करने के लिए बन रहा है। इसके अलावा क्वाड ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो यहाँ पर चाइना को टैकल करने के लिए आज यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन उनको वोकली यह नहीं बोल सकते कि हम चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए ये ग्रुप यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको भी यहाँ पर ध्यान रखते हुए यहाँ पर चलना पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास जयपुर से रिलेटेड। तो जयपुर के अंदर यहाँ पर फेस्टिवल हुआ था, इंटरनेशनल जैज एंड ब्लूज फेस्टिवल सेंट्रल पार्क जो है जयपुर के अंदर, ये यहाँ पर हुआ था। एंड जयपुर यहाँ पर किसकी कैपिटल है? यहाँ पर तो राजस्थान की यहाँ पर कैपिटल है। एंड राजस्थान इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है यहाँ पर इन द टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल जैज एंड ब्लूज फेस्टिवल जयपुर सेंट्रल पार्क के अंदर यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास मलेशिया से रिलेटेड। तो मलेशिया ने यहाँ पर अभी जो रोम स्टेचू है उसको यहाँ पर रेटिफाइड कर दिया था। रोम स्टेचू बेसिकली होता क्या है? रोम स्टेचू यहाँ पर है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जॉइन करते हैं, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यहाँ पर जिससे बना था उसको यहाँ पर रोम स्टेचू यहाँ पर बोला जाता है। एंड मलेशिया इसी के साथ 124th स्टेट यहाँ पर बन चुका है जिसने यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने रिसेंटली इसको यहाँ पर ज्वाइन किया है, या फिर रोम स्टेचू यहाँ पर किससे रिलेटेड है? तो आपको ध्यान रखना है मलेशिया ने ज्वाइन किया है, एंड ये रिलेटेड है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी FAO से रिलेटेड। तो FAO यहाँ पर क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक यूनाइटेड नेशन की डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने अभी क्या किया है? अप्रूव्ड इंडियाज प्रपोजल टू ऑब्जर्व एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इन 2023। तो इंडिया ने यहाँ पर प्रपोजल रखा था कि इंटरनेशनल ईयर यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाए मिलेट्स को लेकर 2023 के अंदर। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने इंडिया को यहाँ पर ये परमिशन दे दी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 2023 को यहाँ पर ऐसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड FAO काउंसिल आल्सो अप्रूव इंडियाज मेंबरशिप टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर 2022 एंड 21, ठीक है। तो FAO की जो काउंसिल थी उन्होंने यहाँ पर इंडिया की मेंबरशिप को भी यहाँ पर अप्लाई कर दिया। मतलब इंडिया यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, उसके अंदर यहाँ पर 2 साल के लिए पार्ट रहेगा फॉर द ईयर 2020 एंड 2021। So the Food and Agriculture Organization FAO is a specialized agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger। तो ये हंगर की फील्ड में यहाँ पर काम करती है ताकि कोई भी यहाँ पर भूखा नहीं सोए। एंड इनका जो बेसिकली एम है वो एम क्या है? टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। मतलब हर किसी के पास फूड सिक्योरिटी यहाँ पर रहे। मतलब एक कहा जाता है कि हर इंसान यहाँ पर भूखा उठता है, मतलब जब सुबह उठते हैं तो सबका ही पेट यहाँ पर खाली होता है, सब भूखे उठते हैं। लेकिन हमें ये काम करना चाहिए, हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि कोई भी इंसान यहाँ पर भूखा नहीं सोए। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर FAO का जो मेन गोल होता है वो होता है कि जो लोग हैं सबके लिए फूड सिक्योरिटी यहाँ पर अवेलेबल रहे। एंड इसके अलावा जो लोगों को खाना मिले वो एक न्यूट्रिशियस खाना भी मिले, जैसे कि आपने एक टर्म सुना होगा बैलेंस डाइट, कि उसके अंदर विटामिन भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, कैल्शियम भी होना चाहिए, पोटेशियम भी होना चाहिए, अच्छी मात्रा के अंदर आयरन भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर FAO के द्वारा यहाँ पर देखी जाती है। तो ये यूनाइटेड नेशन की डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसके जो करंट जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? तो क्यू डोंग्यू यहाँ पर इनके जो करंट डायरेक्टर जनरल है। एंड ये किस कंट्री से हैं? चाइना के अंदर से ये आते हैं। एंड इसका जो हेड क्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो कहाँ पर है? रोम, इटली के अंदर है। एंड इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1945 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, डायरेक्टर जनरल कौन है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, कब फाउंड किया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब सेलिब्रेट किया जाएगा, इसके अलावा इंडिया की मेंबरशिप को भी यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके में ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास स्विफ्ट से रिलेटेड। तो स्विफ्ट बेसिकली होता क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन इज ए ग्लोबल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स फाइनेंशियल एबिलिटीज टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ए सिक्योर, स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिलायबल एनवायरमेंट, ठीक है। तो जो छोटे एग्जाम में उनके अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा? स्विफ्ट आपको देखे इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जा सकती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसके अलावा S स्टैंड फॉर, W स्टैंड फॉर, I स्टैंड फॉर, F स्टैंड फॉर, T स्टैंड फॉर, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड UPSC के अंदर, SSC के अंदर आपसे बड़े क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि इसका बेसिकली एम क्या है, किस फील्ड के अंदर काम करता है।
जैसे कि आपने देखा होगा अभी आप यहाँ पर यूट्यूब पे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देन यूट्यूब के अंदर बेसिकली होता है क्या है कि जब आपका 1000 सब्सक्राइबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, इसके अलावा आपके जो 4000 आवर्स हैं, ठीक है, तब तक आपका वॉच टाइम हो जाता है। देन उसके बाद आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन यहाँ पर हो जाता है, मतलब मोनेटाइजेशन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो मोनेटाइज करने के बाद जब आपका यहाँ पर पेमेंट आता है, देन पेमेंट में आपको क्या बताना पड़ता है, स्विफ्ट कोड बताना पड़ता है। तो स्विफ्ट बेसिकली आप ध्यान रख सकते हो कि एक वर्ड का यहाँ पर एक इंटरबैंक फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है, जिससे कि पता चलता है कि इस बंदे का यहाँ पर ऐसे ऐसे अकाउंट है, जैसे इंडिया के अंदर है। तो जैसे मेरा जो अकाउंट है वो SBI के अंदर है, देन SBI का ऐसा नहीं है कि जो जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट हो वहाँ का स्विफ्ट कोड हो। अगर किसी दूसरी बेंच का भी यहाँ पर जो स्विफ्ट कोड है तो वहाँ पर वो पेमेंट के लिए यहाँ पर काम में लिया जा सकता है। तो स्विफ्ट बेसिकली ऐसे काम करता है, ग्लोबल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है, ताकि रिलायबल जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर शेयर की जा सके, पता लग सके कि किसी भी जेन्युइन पर्सन के पास ही पैसा आ रहा है और कोई जेन्युइन पर्सन ही यहाँ पर जो है पैसा यहाँ पर भेज रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्विफ्ट किससे रिलेटेड है एंड इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, और ये हमारी आज के लास्ट न्यूज़ है जो है केरला हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर प्रोहिबिट किया है द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स फॉर कैंपिंग इन लोकसभा पोल्स। तो लोकसभा के टाइम यहाँ पर आ चुके हैं हम, जैसे कि मैंने आपको बताया 2019 का यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, और अभी हम जो कवर कर रहे हैं जो मार्च मंथ है वहाँ का कवर कर रहे हैं। एंड मार्च मंथ तक यहाँ पर इलेक्शन के मूड में कंट्री यहाँ पर आ गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या डिसीजन लिया था कि लोकसभा का जो आप कैंपेनिंग वगैरह कर रहे हो उसके अंदर आप भी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर है, ठीक है, तो उनको आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुडुचेरी यहाँ पर रिसेंट स्टेट यहाँ पर बन गया था जिसने प्लास्टिक को अपने यहाँ पर बैन किया था। एंड जो मैंने आपको स्लोगन भी बताया था, एक जो हमने सीखा था कि यूज़ प्लास्टिक एंड सेव ट्रीज, जो हमने गलत किया था। एंड आज प्लास्टिक हमारी रग रग के अंदर बसा हुआ है। आपने देखा होगा प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेथ होती है। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर जो समिट्स वगैरह होती हैं वो भी प्लास्टिक को अपने यहाँ पर इंक्लूड करती है। साउथ ईस्ट एशिया जो हमारा रीजन है वो वर्ल्ड का 60% जो प्लास्टिक है यहीं से निकलता है। इंडिया खुद हर साल यहाँ पर 330 मिलियन टन यहाँ पर प्लास्टिक निकालता है। तो केरला हाई कोर्ट का ये डिसीजन था कि लोकसभा पोल्स के अंदर आप जितने भी यहाँ पर झंडे यूज़ होते हैं, बैनर्स बनते हैं, उनके अंदर आप बायोडिग्रेडेबल मैटर यहाँ पर यूज़ करें, ताकि इन्वायरमेंट को भी यहाँ पर आप नुकसान नहीं पहुँचाएं एंड आपका यहाँ पर काम भी हो जाए। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप किसी को जानते हैं जो UPSC या SSC या कोई भी एग्जाम कोई के लिए यहाँ पर तैयारी करना चाहता है, लेकिन वो किसी बड़ी सिटीज़ के अंदर यहाँ पर नहीं जा सकते, ना ही किसी बड़ी कोचिंग के अंदर यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं, देन आप उन्हें मेरा चैनल रेफर कीजिए, ताकि अगर वो बच्चा अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी करता है तो उसकी लाइफ के अंदर आपका भी थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एंड उसकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा। ठीक है, सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।